सॉलिड स्टेट में हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में। मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो सॉलिड स्टेट है उसमें हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड के बारे में हम लोग को क्या पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, आयंस जो होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा पास क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, जो इन सबको आपस में जोड़े रखता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं, और बहुत ज़्यादा पास होने की वजह से जो सॉलिड होते हैं उनका शेप, साइज़ और वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा डेफिनेट होता है। तो ये तो हुई सॉलिड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें पहले से पता है। अब हम सॉलिड के बारे में थोड़ा और जानेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही सबसे ज़्यादा मेन है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे रहते हैं, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है फिक्स साइज, शेप एंड वॉल्यूम। जैसा कि हम लोग को पहले से पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका साइज, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या होते हैं? सॉलिड्स में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से ही हमारा बना इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो भी कम होती है क्योंकि फोर्स तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो शॉर्ट क्यों होती है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये ज़्यादा है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में पास हो जाते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कम हो जाती है। जबकि लिक्विड और गैसेस में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो वीक होते हैं, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर हो जाते हैं। इस वजह से क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के नाम से पता चल रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी किसी चीज़ को कंप्रेस करने की। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कम होती है, लेस होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी जो होती है वो लो होती है। सॉलिड में हमको सॉलिड फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, हम लोग जानते हैं। और इनमें डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी जो होती है वो भी लो होती है। डिफ्यूज़न क्या होता है? जैसे कि हमने कोई परफ्यूम स्प्रे किया, तो हमने अपने ऊपर स्प्रे किया तो उसकी जो महक होती है वो दूर तक जाती है, तो ये हुआ डिफ्यूज़न प्रॉपर्टी उसकी। तो सॉलिड्स में क्या होता है, ये बहुत लो होती है। फिर नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनको मेल्ट करने या बॉयल करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है कंडक्टिविटी। यानी जो सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है और हीट भी फ्लो होती है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉलिड्स की प्रॉपर्टी का। अच्छा, अब क्या आती है? सॉलिड्स हो गए, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड होते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड जो है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ
constituent particles for long range. amorphous solid में क्या होता है, सेम इसका अपोजिट, यानी कि irregular arrangement of constituent particle for short range. अब ये लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज क्या है, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लोग इनके स्ट्रक्चर समझेंगे. क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज, यानी कि जैसे हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें हमने एटम लिया, जैसे ये एटम है, जैसे एक कैटायन लिया, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन. ठीक, अब हम जब नेक्स्ट लाइन में आए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है और ये ऐसे ही चलता रहता है हमेशा, जितना भी क्रिस्टल होगा उसमें ये अरेंजमेंट ऐसा ही रहेगा. लेकिन जो उसमें एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि रैंडम अरेंजमेंट होता है, जैसे कहीं पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव. अगर ये मतलब कि इसका क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो भी पैटर्न है वो हमेशा पूरा वही पैटर्न चलता है. लेकिन एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि रैंडमली कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं का कहीं भी लगा है, कोई उसका रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा, ये रैंडमली अरेंज होते हैं आपस में. ये तो मेन इसके अरेंजमेंट की बात हो गई. सेकेंड पॉइंट आता है, इनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड, और इनको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड्स, या फिर इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड्स. जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं ग्लास. ग्लास जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है, वो एमोर्फस सॉलिड होता है. जैसे इसमें ग्लास जो होता है इसकी खास प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोग अगर इसे गौर कर रहे हैं, देखें जैसे कांच हाँ कहीं लगा है, खिड़कियों में, दरवाज़ों में कहीं भी लगा है, तो टाइम के साथ साथ जैसे टाइम स्पेंड होता है वो क्या होता है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा पतला होता है और नीचे से उसकी विड्थ जो होती है वो बढ़ती जाती है. क्या होता है, क्योंकि ये सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, तो यानी जो कांच होता है वो धीरे 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 बह कर नीचे इकट्ठा हो जाता है. वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है, हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे महसूस कर सकते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब लॉन्ग टाइम डिस्टेंस के बाद उसे महसूस कर सकते हैं. तो ये क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड होने की वजह से ग्लास में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है मेल्टिंग पॉइंट का. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है. शार्प मीन्स ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी एक मेटल है, कोई भी क्रिस्टल है, तो उसमें क्या है कि अगर हमने बोल दिया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री, तो इसका मतलब है कि 150 डिग्री पे वो पूरी तरह से मेल्ट हो रहा है. पूरा जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है 150 डिग्री जब टेम्परेचर ले जाएंगे तो वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा. लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उसमें इस तरह के मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करते हैं. उसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज ऑफ टेम्परेचर. जैसे कि इसमें क्या है, एक डेफिनेट वैल्यू दे दी गई कि 150 डिग्री पे कोई भी सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड वो मेल्ट हो जाता है. इसमें क्या होता है, इसमें एक रेंज होती है, जैसे 100 to 150. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी पॉलीमर है, जैसे हमारे पास प्लास्टिक है. प्लास्टिक को क्या होता है, हम एक कोई डेफिनेट टेम्परेचर नहीं कि हम इतना इसको टेम्परेचर दें तो वो डायरेक्ट जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. उसमें क्या होता है, प्लास्टिक को जब हम हीट करते हैं तो पहले वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके लिक्विड में कन्वर्ट होता है. यानी कि एक टेम्परेचर की रेंज होती है उसमें. 100 पे वो, फॉर एग्जांपल 100 पे वो सॉफ्ट होना शुरू करेगा, फिर 150 तक धीरे धीरे करके वो मेल्ट होगा. यानी कि इसमें एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है. इसमें क्या होती है कि टेम्परेचर की एक रेंज होती है. अब जो नेक्स्ट आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एनाइसोट्रॉपिक. एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर. और ये जो होते हैं एमोर्फस सॉलिड वो होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं. इसमें क्या होता है, एन जो है एक्स्ट्रा लगता है. अब एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक होता क्या है, एनाइसोट्रॉपिक मीन्स होता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन. क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज
इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आइसोट्रॉपिक क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब इसे हम लोग समझेंगे कैसे। ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। सबसे पहले ये हमने स्ट्रक्चर समझा था। अब हम अगर यहाँ से इस पर देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये सब जो होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमने यहाँ से देखा, इसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक रेगुलर। अगर हम इसमें यहाँ से देखें, यहाँ से, ठीक, तो क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर से देखें नेगेटिव नेगेटिव। यानी कि क्या है कि हम लोग जब डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हैं तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो इसकी जो जाहिर सी बात है जो प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, इधर से जो प्रॉपर्टीज़ ये शो करेगा, इस डायरेक्शन से वो प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा ना। इस डायरेक्शन देखेंगे तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी कि इसमें जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसकी वजह से जो हमें उसकी डायरेक्शन वाइज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करता है। क्योंकि इसका अरेंजमेंट इस साइड से तो ऐसा आ रहा है, इस साइड से देख रहे हैं तो ये अलग अरेंजमेंट आ रहा है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव चल रहा है, इधर देख रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, थोड़ा सा इसके साइड में देख रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो इस वजह से जब ये अपना डायरेक्शन से वाइज देखते हैं तो क्या करता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने लगता है। और वहीं पे हम एमॉर्फस सॉलिड में देखते हैं तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या है कि हर जगह से तो रैंडम है, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, कहीं पॉजिटिव कोई नेगेटिव, मतलब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है इसका। तो जाहिर सी बात है जब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है तो जैसा एक पार्ट शो कर रहा है वैसा ही हर डायरेक्शन में शो करेगा, क्योंकि कहीं से भी कोई रेगुलर पैटर्न मिल ही नहीं रहा है, हर जगह से इरेगुलर है, हर जगह से रैंडम है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एमॉर्फस सॉलिड में शो होती हैं, इन्हें बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। और इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में शो होती है, इन्हें बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट हम लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसमें क्रिस्टलाइन जो होते हैं इसमें एग्जाम्पल आता है क्रिस्टल वाइज, जैसे NaCl, KCl, ZnS, ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल। और इससे बहुत सारे होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में कैसा आता है, जैसे कि रबर, ग्लास, ये सब है एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल। तो हमने इसमें पढ़ा टाइप ऑफ सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। अब हमको आगे पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी टाइप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड, फिर है मेटालिक सॉलिड, फिर आते हैं कोवैलेंट सॉलिड। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। तो हम लेते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, एटम्स, आयंस, ये सब होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसके भी टाइप्स होते हैं, उसके होते हैं 3 टाइप्स। नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब यहीं पे हम इनको डिस्कस करेंगे डायग्राम वाइज ज़्यादा इजी रहता है समझना, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं डायग्राम वाइज समझना। अच्छा, जो नॉन पोलर होते हैं इनके नाम से पता चल रहा है कि उसमें ये कैसे बनते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जो पोलर होते हैं वो पोलराइजेशन शो करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया। इस तरह के जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें नॉन पोलर बोलते हैं, यानी कि जब सेम एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसमें पोलरिटी नहीं होती है। इस वजह से जो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड, यानी कि वो कंपाउंड या वो सॉलिड्स जो नॉन पोलर बॉन्ड से बनते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। जो पोलर बॉन्ड के थ्रू बने उन्हें बोलते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड से बने, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन से अटैच होता है तो जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब इस तरह के सॉलिड बनते हैं तो उन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। अच्छा, इनकी और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? अब देखिए, जैसे नॉन पोलर में क्या हुआ, नॉन पोलर मतलब कि पोलरिटी को नहीं शो करना है, और पोलरिटी ना शो हो इसके लिए क्या होता है कि जो भी दो हम एटम ले रहे हैं वो सेम हो। जैसे HH ले लिया हमने, Cl ले लिया, आयोडीन ले लिया, दोनों एटम सेम है तो ये आपस में क्या करेगा, पोलरिटी नहीं शो करेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कोई अट्रैक्ट कर रहा है, कोई रिपल कर रहा है, इस तरह से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब इस तरह का प्रोसेस होता है तो पोलरिटी हो जाती है। तो जब सेम है तो जो इसकी प्रॉपर्टीज़ वही इसकी प्रॉपर्टीज़, तो जाहिर सी बात है दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, एक्स्ट्रा चेंजमेंट नहीं होगा, तो ये पोलरिटी को नहीं शो करेगा। तो इस तरह के बॉन्ड हो गए नॉन पोलर। अब हमने लिया HCl, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग, क्लोरीन की अलग। हाइड्रोजन साइज़ में छोटा, क्लोरीन साइज़ में बड़ा, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड में एक पोलरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जो डिफरेंट एटम से बनते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन पोलर। तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, और जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। तो जैसे HCl है, CO2 है, SO2 है, इन सबको बोलते हैं पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, क्योंकि इनमें क्या होता है, पोलरिटी शो होती है। जैसे SO2, ये क्या है, S अलग हो गया और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गए, तो इसकी वजह से बॉन्ड में क्या हुई, पोलरिटी शो हुई, क्योंकि इन दोनों की जो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंस है। तो इस डिफरेंट की वजह से ये क्या करेंगे, बॉन्ड में कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता है इनकी वजह से, इस वजह से पोलरिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये कुछ खास टॉपिक नहीं है, बस ये जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं वो उनसे बनते हैं जो नॉन पोलर एलिमेंट होते हैं, और पोलर कंपाउंड जो होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, वो उनसे बनते हैं जो पोलराइजेशन शो करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये सेम एटम से बनते हैं, इसके लिए क्या होता है, इनके बीच जो फोर्स लगता है वो वीक फोर्स होता है और उसे बोलते हैं लंडन फोर्स। ये वीक क्यों हुआ, इसके नॉन पोलरिटी की वजह से। और जो पोलर कंपाउंड होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनमें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन जब कंबाइंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसका एग्जांपल क्या है, H2O, सबसे कॉमन एग्जांपल इसका H2O है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर होते हैं। सेम पोलर कंपाउंड जो होते हैं वो भी सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, और ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अब ये तीनों सेम क्यों है, क्योंकि तीनों पार्ट तो मॉलिकुलर सॉलिड्स के ही हैं, इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टी सेम है। थोड़ा थोड़ा आपस में मैच करते हैं, लेकिन ये क्या है कि बहुत जो माइनर डिफरेंस था वो हमने आपको इसके थ्रू बताया। चलिए, अब मॉलिकुलर सॉलिड तो कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट आता है आयनिक सॉलिड। तो सबसे पहले जैसे इसके नाम से पता चला, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं आयंस। आयंस मतलब कैटायंस, एनायंस, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, अब ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, ये हार्ड होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हार्ड है तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वो भी हाई होंगे। कोई भी चीज़ है वो अगर हार्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा ही होगा। अगर वो सॉफ्ट है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि उसे क्या करना है, मेल्ट करने बॉयल करने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कि इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसकी वजह से इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आपस में टाइटली बाउंड हो जाते हैं, तो उनको मेल्ट करने या बॉयल करने के लिए जो हीट देनी पड़ती है वो ज़्यादा देनी पड़ती है। जब ये नॉर्मल होते हैं आयनिक सॉलिड, तो क्या होते हैं,
सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी कि जब नॉर्मल मतलब सॉलिड फॉर्म, जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये इंसुलेटर होते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। लेकिन क्या करते हैं, जब हम इनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, तब ये क्या हो जाते हैं, कंडक्टिविटी शो कर देते हैं, एज अ कंडक्टर वर्क करने लगते हैं। तो यही आयनिक सॉलिड था। आयनिक सॉलिड के जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं। आयंस यानी कि पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, कैटायन एंड आयंस। इनके बीच में जो फोर्स लगता है आयंस की वजह से उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। नॉर्मली ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और सॉलिड फॉर्म में जब होते हैं तो ये इंसुलेटर्स की तरह वर्क करते हैं, लेकिन जब इन्हें डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये कंडक्टर की तरह वर्क करने लगते हैं। आयनिक सॉलिड्स में फ़िलहाल इतना ही। आयनिक सॉलिड के बारे में ही हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है, आगे हम लोग आयनिक सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग इसके सारे सॉलिड्स के जितने भी पार्ट्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, उनको डिस्कस कर रहे हैं। अब आता है मेटालिक सॉलिड। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे मेन क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेटालिक सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो हम लोग जैसे जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। सारे मेटल्स जो होते हैं उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, वही तो मेटल होते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टी को जैसे हमने कोई भी लिया पॉजिटिव आयन मेटल, जैसे Fe लिया हमने, तो Fe क्या बनाता है, Fe+2 और 2 आयन रिलीज़ कर देता है। Fe लिया, अगर इसने Fe+3 बनाया तो 3 आयन रिलीज़ किया। एल्युमिनियम लिया, Al+2 बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, +3 बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए। यानी कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते रहते हैं। तो जब ये जो पॉजिटिव वाले होते हैं आयंस, ये आपस में इकट्ठे हुए, जैसे Fe है, Fe++, ठीक है, ये जो पॉजिटिव थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाया है, मेटल्स आयन, वो आपस में यहाँ पे एक जगह इकट्ठे हुए। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव वैसे तो आपस में एक दूसरे को रिपल करेंगे। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे को रिपल करते हैं, लेकिन ये तब क्रिस्टलाइन सॉलिड मेटेलिक सॉलिड कैसे बनेगा। ये मेटेलिक सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे पूरे में डिलोकलाइज करते रहते हैं, और पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो यहाँ पे इनके बीच में कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है निगेटिव चार्ज, और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो रेगुलर क्या करते हैं, डिलोकलाइजेशन करते रहते हैं, यानी कि रेंडमली इधर उधर मोशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में क्या होते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं, और बल्कि टाइटली बॉन्डेड हो जाते हैं, टाइटली बॉन्डेड हो जाते हैं। इस तरह से जो है जो मेटेलिक सॉलिड होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब जो रिमूव इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से ये आपस में अटैच रहते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी भी शो करते हैं, क्योंकि पहली बात तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें फ्री फॉर्म में है, तो इस वजह से इनकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। अब कंडक्टिविटी हाई है तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी इसमें के जो होते हैं वो हाई होते हैं। अब आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड्स के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बनते हैं। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कि इन कोवेलेंट बॉन्ड से जो भी एटम आपस में बॉन्डेड है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं। Atoms are held very strongly. देखिए कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं यानी कि कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। उन कंपाउंड्स में बनते हैं, उन सॉलिड्स में बनते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कि उनको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो बहुत ही कम ब्रेकेबल होंगे, मतलब कि उनको ब्रेक करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी या बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए क्या होता है कि जब कोई बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो एटम आपस में है वो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे।
तो इस वजह से जो एटम होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं। और क्या होता है, इनके टाइटली हेल्ड होने की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे पढ़ते हैं, और ये कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड, डायमंड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें जो कार्बन होता है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसी तरह से तो ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट लेकिन तो कंडक्टर होता है, वो तो इंसुलेटर नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो एक्सेप्शंस जो होते हैं वो साइंस से बहुत ज़्यादा होते हैं और केमिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा होते हैं। कोई भी थ्योरी जो होती है वो हर जगह अप्लाई नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं होता है कि वो थ्योरी जो होती है वो गलत प्रूव हो जाती है। इसी तरह से ग्रेफाइट में होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंडक्टिविटी की वजह बनता है। और कार्बन में जब कार्बन को डायमंड में लेते हैं तो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कार्बन की एक भी वैलेंसी जो होती है वो फ्री नहीं होती है। जैसे कार्बन है, 4 वैलेंसी हुई, sp3 हो गए, तो यहाँ पे जो और एटम थे वो कनेक्ट हो गए। तो इसमें क्या हुआ, एक भी वैलेंसी फ्री नहीं है। तो इस वजह से डायमंड में क्या होता है, कंडक्टिविटी नहीं होती और डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है उसमें होता है sp2 यानी कि sp2 यानी कि एक जो वैलेंसी है वो फ्री है, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री है। तो ये कंडक्टिविटी का मेन रीज़न होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन फिलहाल कोवेलेंट कंपाउंड को हम इंसुलेटर में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कंडक्टिविटी शो करने की प्रॉपर्टी वो एक्सेप्शन है। तो हम इसको जो पढ़ रहे हैं हम जनरली पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए हम इसे इंसुलेटर में लेंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम एक टेबल के थ्रू पढ़ते हैं। टेबल के थ्रू पढ़ने से अच्छे से याद हो जाएंगे आप लोग को। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्ट कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड, और मेटेलिक। ठीक है, तो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी को डिस्कस है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अभी शॉर्ट में लिख दिया। इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स मतलब एटम, आयन, ये होते हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड में क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, यानी कि कैटायन, एनायन, ये होते हैं। कोवेलेंट में क्या होते हैं, नॉन मेटल एटम। कोवेलेंट कंपाउंड कौन बनाते हैं, जो नॉन मेटल एटम होते हैं, वही तो कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है कि जब दो नॉन मेटल आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बने वही कोवेलेंट सॉलिड बने। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो बने वो कोवेलेंट कंपाउंड हुए, और उनसे जो सॉलिड बने वो कोवेलेंट सॉलिड हुए। तो ये बनते हैं नॉन मेटल एटम से। और जो मेटेलिक होते हैं वो तो मेटल से बनते हैं, अभी हमने पढ़ा ही था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनमें जो मेन फोर्स लगते हैं, वीक फोर्स होते हैं, उनसे बोलते हैं वॉन डर वॉल फोर्सेस। वॉन डर वॉल फोर्सेस आयनिक्स में जो लगते हैं, आयंस की वजह से लगते हैं, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कोवेलेंट सॉलिड में लगते हैं। कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जो बॉन्ड होता है वो भी तो एक तरह का फोर्स ही होता है। हम लोग ऐसे बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे सी बॉन्ड सी। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो एक तरह का फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बॉन्ड का ही अट्रैक्शन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, और जो मेटल होते हैं वो बनाते हैं मेटलिक बॉन्ड, यानी कि उनका जो अट्रैक्शन हुआ, जो हम लोगों ने बताया था, ये जैसे पॉजिटिव जो भी मेटल्स होते हैं वो, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन हुआ वो हुआ मेटेलिक बॉन्ड का अट्रैक्शन। वो जो मेटलिक सॉलिड होते हैं उनमें लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वैसे सब प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चार्ट के थ्रू ये ज़्यादा समझने में ईजी पड़ता है, इसलिए चार्ट में डिस्कस करते हैं।
तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं लो होते हैं, क्योंकि इनमें वन डर वाल्स फोर्स लगता है, ये वीक फोर्स होता है, तो इनको लो थर्मल एनर्जी देने पर ये लो मेल्ट हो जाते हैं और बॉयल हो जाते हैं। आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो इन्हें मेल्ट करने या बॉयल करने के लिए क्या होती है, हाई जो है ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में भी लो होते हैं, और जो मेटलिक कंपाउंड होते हैं उनमें तो हाई होते ही हैं, क्योंकि मेटल तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और इसके बीच में जो मेटलिक बॉन्ड बनता है, मेटलिक फोर्स होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो इस वजह से इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी। तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत कम कंडक्ट करते हैं अपने में। आयनिक सॉलिड होते हैं, तो इनमें हमने पढ़ा था, जो आयनिक सॉलिड होते हैं अभी तुरंत पढ़ा था कि जो सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो ये इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ये कंडक्टर कब होते हैं, जब ये डिसॉल्व की जाते हैं, यानी कि कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनकी कंडक्टिविटी भी लो होती है, और जो मेटेलिक होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हाईएस्ट होती है इनकी कंडक्टिविटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रिक और हीट के कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जैसे पॉजिटिव जो थे ये इकट्ठा हो गए, इनके अगल बगल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो क्या कर रहा है, मोशन करता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है पहली बात तो इसमें बहुत ज़्यादा, और दूसरी बात क्या होता है, ये हमेशा इरेगुलर मोशन करते रहते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं, हाईएस्ट कंडक्टिविटी शो करते हैं जो मेटेलिक होते हैं। अच्छा, एक और में क्या होता है, आयनिक सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी खास बात ये, जैसे NaCl हमने लिया, तो जब ये NaCl के फॉर्म में है तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। ये कंडक्टिविटी कब शो करेगा, जब ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव के फॉर्म में होगा, यानी कि जब ये क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व करेंगे हम इसको वाटर में, तो ये अपने आयंस में क्या होगा, ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा, Cl निगेटिव होगा, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में जब होगा, मॉल्टन स्टेट में होगा, तब ये कंडक्टिविटी शो करेगा। जब ये सिंपल सॉलिड फॉर्म में है, NaCl के फॉर्म में है, तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो।